वो जो a प्लस बी बट्टे दो जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ही होता है केवल। जैसे ये ट्राइंगल है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है और इसका बाइसेक्टर मान लीजिए यहां आके मिल रहा है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ये जो पूरा एक्सटर्नल एंगल है वो बी प्लस सी के बराबर होगा। पूरा एक्सटर्नल एंगल है ये इस बी प्लस सी के बराबर होगा। होगा ना भाई? किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोई ट्राइंगल बनाया तो यहाँ जो ये बहिष्कोण बनेगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये जो एंगल बनेगा ये बी प्लस सी के बराबर बनेगा। तो यहां तक का जो एंगल होगा यहां तक का ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन हो जाएगा 2। एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां से अगर यहां मिलाते हैं तो ये कोण 90 डिग्री बनता है और ये कोण सी होता है। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। ये इसमें और जोड़ दीजिए, ये इसमें और जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 90 डिग्री माइनस सी है, इसमें और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस बी बट्टे 2 प्लस एंगल सी बट्टे 2। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का सी बट्टे 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस बी बट्टे 2 माइनस हो जाएगा सी बट्टे 2। 90 डिग्री एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इस। ठीक है ना? 90 डिग्री प्लस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। जोड़ के ये पूरा एंगल याद करेंगे हम। ठीक है। एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा, हालांकि एग्जाम में आने के चांस कम है और अब तक तो पूछा भी नहीं, लेकिन फिर भी सवाल कैसे बन सकता है थोड़ा सा समझे। ये कोई ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी हो जाएगी। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है जो यहां पॉइंट डी पर मिल रहा है। हमें एडी की लंबाई पूछी जाती है। एडी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ए बी सी तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है तो इसको हम h मान लेते हैं। ये पूरी लंबाई a है, इस लंबाई को x मान लेते हैं। तो इस a में ये जो a है इस लंबाई को x मान लेते हैं। अब ये जो d के ऊपर BOC जो है, BOC जो है ये किस तरीके से विभाजित हो जाए? एक को कैसे विभाजित करेंगे? a है वो b और c के रेशो में डिवाइड होगा तो ये भाग तो हो जाएगा a गुणा c बट्टे b प्लस सी हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा b गुणा a गुणा b अपॉन क्या हो जाएगा? b प्लस सी हो जाएगा। ये लंबाई आ जाएगी किसकी? BD की। ये लंबाई आ जाएगी किसकी? BD की। और ये लंबाई किसकी हो जाएगी? CD की। a को मल्टीप्लाई करना है c अपॉन b प्लस सी से, a को मल्टीप्लाई करना है b अपॉन b प्लस सी से। इससे आपके BD और किसकी लंबाई आ जाएगी? CD की लंबाई या DC की लंबाई आ जाएगी। अब उसमें से आपको इस पॉइंट को एक बार E मान लेते हैं। तो जो B की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसमें से आप x माइनस कर दोगे। जो B की लंबाई आएगी तो इसमें से x माइनस कर दोगे और इधर से आपको CE की लंबाई ज्ञात करनी है तो जो CD है उसमें x प्लस कर दोगे। CD जो है उसमें x प्लस कर दोगे तो उससे आपके पास में ये लंबाई आ जाएगी और आपके पास में ये लंबाई आ जाएगी। यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर बन रहा है ABE, इधर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACE। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये जो h है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा तो इसमें h स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा
और इसमें एच स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर एच स्क्वायर कर देंगे तो इनमें आपस में रिलेशन आ जाएगा। अब जो सीई है, सीई है इसको हम लिख देंगे बी डी प्लस एक्स, और जो बीई है उसको लिख देंगे बी डी माइनस एक्स, और उसकी वैल्यू रख के हम एक्स की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब एक्स की लंबाई आपके पास में आ गई है, और एच की वैल्यू रख के फिर आप एक्स की वैल्यू रख के एच की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। अगर एच और एक्स की वैल्यू है तो आप ए डी की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। एक ट्राइंगल है, ये भुजा 6 है, ये भुजा 8 है और ये भुजा 7 है। ये इसका एंगल बाई सेक्टर है, ए है, बी है, सी है, एंगल बाई सेक्टर डी पर मिल रहा है। यहां से सिसलम मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये पॉइंट ई हो जाएगा। तो ये जो 7 है ये 6 8 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा बी डी पर और डीसी पर। 6 और 8 में रेशो होता है 3 और 4 का, 7 को 3 और 4 के रेशो में बांटेंगे तो 3 और 4 ही आ जाएगा। तो ये लंबाई तो हो जाएगी 3 इकाई और ये लंबाई हो जाएगी 4 इकाई। ईडी को एक्स मान लेते हैं, एई को एच मान लेते हैं। अब कैलकुलेशन क्या बनेगी वो देखिए आप, क्या कैलकुलेशन बनेगी वो देखिए। यहां से बनेगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी ई स्क्वायर। बी है वो 3 में से ये एक्स कम करने से आएगा, इसलिए या ऐसे कर दो 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो और ये एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का एच स्क्वायर हो जाएगा। इधर से ए ई सी ट्राइंगल से लेंगे तो ये हो जाएगा एट स्क्वायर माइनस ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 4 प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। दोनों एच स्क्वायर को आपस में बराबर कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर माइनस में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनका गुणनफल माइनस का 6x होता है, गुणा करके डबल करते हैं, जैसे ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, लेकिन ये माइनस होने से ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, ये एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इधर से माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। हाँ माइनस का 8x होगा, माइनस का 8x बिल्कुल माइनस का होगा क्योंकि ये प्लस में इसलिए सारे माइनस में होंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, 8 और 6 14 एक्स हो जाएगा, 14 एक्स बराबर, ठीक है 64 में से 36 घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 में से 16 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में 9 जुड़ेगा तो 21 आ जाएगा शायद, दोबारा देख लो। 64 में से 36 घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 ही आएगा, 36 इधर आके घटेगा 28 आएगा, 28 में से 16 घटेगा 12 आएगा, 12 और 9 कितना होता है 27 होता है क्या? देखो 36 घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 में से 12 घटाएंगे, 28 में से 16 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 और 9 कितना होता है 21 आता है, 14 एक्स बराबर 21 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 3/2, एक्स का मान 3/2 है वो यहां पुट कर दीजिए, एक्स का मान 3/2 यहां पुट कर दीजिए। अब यहां से हम एक्स का मान 3/2 रख के हम एच ज्ञात करेंगे। पहले एक्स का मान 3/2 रख के यहां से एच ज्ञात करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 में से 3/2 घटाते हैं तो 3/2 ही बच जाता है और 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4, 36 माइनस 9/4 हो जाएगा
बराबर एच स्क्वायर आ जाएगा। 36 का चौगुना होता है 144। 144 में से 9 घटेगा तो आएगा 135। रूट 135/4 आ जाएगा। 135 होता है 15 का 9 गुना। 15 का 9 गुना होता है तो 3 रूट 15 आ जाएगा। रूट 135, सॉरी 135/4 आ जाएगा एच स्क्वायर का मान। 135/4 है, ये एच स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, हमें एच स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर यहां रख लेंगे इसको। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है किसकी, एडी की। एडी की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये जो एच स्क्वायर है इसमें से एडी का स्क्वायर जोड़ के इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो एडी है ये इसके एल्टीट्यूड यानी कर्ण का काम करेगा। तो एच स्क्वायर का मान तो है 135/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। और इसका कर देंगे हम स्क्वायर रूट कर देंगे, 144/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करना है, 144 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, हाँ 12/2 6 आ जाएगा। एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एडी की लंबाई हो जाएगी 6। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक्स वगैरह भी बनती हैं लेकिन वो याद नहीं रहेंगी इतनी। इस कैलकुलेशन के लास्ट रिजल्ट को ट्रिक के रूप में बना देते हैं, याद वैसे भी नहीं रहेंगी। वैसे एग्जाम में अब तक नहीं आया है। ठीक है, आगे चले, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी ट्राइंगल में इसके साथ में आप हेडिंग दे दीजिए सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम व्यक्त करेंगे एस से। ये ट्राइंगल एबीसी है, ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है, सी के सामने की साइड सी है। इस भुजा के मध्य बिंदु पर जो लंब हो, साइड यानी भुजा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत, और बाइसेक्टर यानी आधा आधा करने वाला। किसी भी भुजा को समकोण पर आधा आधा करने वाली सरल रेखा, उसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। भुजा, लंब, समद्विभाजक या भुजा, लंब, अर्धक। भुजालंब समद्विभाजक या भुजालंब अर्धक, और ये एंगल बनता है 90 डिग्री। क्लियर है, ओके। ये एंगल यहां बन गया 90 डिग्री। इसको हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ये शीर्ष ए से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, ये बी और सी की लंबाइयों पर डिपेंड करता है। अगर बी और सी की लंबाई बराबर है तो ये ए से गुजरेगा, अदरवाइज नहीं गुजरेगा।
ठीक है। अब आगे पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको आगे की बताता हूं, कुछ बातें। एक सर्किल है, ए इसका सेंटर है, ए इसकी कोई कोड है, मान लो बीसी जीवा है इसकी, ये इसका केंद्र ओ है। क्या ये इसकी रेडियस आर होगी? क्या ये भी रेडियस आर होगी? तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है बीओसी, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। बीओ तथा सीओ बराबर हैं क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्या चाहे कहीं भी बना दीजिए, हर जगह बराबर ही रहती है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के शीर्ष से, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये भुजा भी ए हो, ये भुजा भी ए हो, तो यहां से सामने जो लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये चार काम करता है। ये परपेंडिकुलर चार काम करता है। पहला काम है, ये इसके ऊपर लंब है, तो इसलिए शीर्ष लंब हो जाएगा। ये इसका एंगल बाई सेक्टर भी होता है, इसलिए इंटरनल एंगल बाई सेक्टर का काम भी करेगा। ये मिड पॉइंट पर लंब होता है, इसलिए इसकी मीडियन का काम भी करेगा, माध्यिका का काम भी करेगा। और मध्य बिंदु पर, इस भुजा के मध्य बिंदु पर लंब है, इसलिए इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों के शीर्ष से तीसरी भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, वो शीर्ष लंब भी होता है, यानी एल्टीट्यूड भी होता है, उस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होता है। जिस शीर्ष से, यानी जिस वर्टेक्स से वो लंब डाला गया है, उस वर्टेक्स का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर भी होता है, और उसकी मीडियन यानी माध्यिका भी होता है। इस एंगल को आधा आधा करेगा, इसलिए इंटरनल एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, इसलिए मीडियन हो जाएगा। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड का काम करेगा। और ये मिड पॉइंट के ऊपर लंब है, इसलिए इस साइड का लंब द्विभाजक हो जाएगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, भुजा लंब समद्विभाजक या भुजा लंब अर्धक हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, बीओसी ट्राइंगल को देखिए, क्या बीओ तथा सीओ आपस में बराबर है? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर मैं यहां से इस पे लंब डालता हूं, ठीक है, और मान लीजिए ये पी पॉइंट के ऊपर आके मिल रहा है, तो जितना बीपी है उतना ही सीपी होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बीपी और सीपी दोनों आपस में बराबर होंगे। और जो ओपी जो है वो लंब होगा किस पे? बीसी पे। ओपी है वो बीसी पे लंब होगा। बीपी और सीपी बराबर होंगे, ओपी है वो बीसी पे लंब होगा, यानी ये इसके मिड पॉइंट पर लंब होगा, और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये कोण बनेगा कितना? 90 डिग्री का। जितना बीपी है उतना ही क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। क्या ये बातें आपके समझ में आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, मैं एक मीडियन माध्यिका और बनाता हूं, सॉरी एक जीवा या और बनाता हूं, और ये पॉइंट ले लेता हूं ए। अगर मैं ए को यहां से मिला दूं तो ये भी तो रेडियस आर होगा। अगर यहां पर लंब डालूंगा तो ये भी तो मिड पॉइंट के ऊपर लंब पड़ेगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू। तो ये जो क्यू है वो एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए क्यू बराबर क्यू सी हो जाएगा, और ओ क्यू जो है वो लंब हो जाएगा, एसी के ऊपर लंब हो जाएगा, तो मिड पॉइंट पर लंब हो जाएगा। और ऐसे ही मैं एक तीसरी जीवा और बना देता हूं जो कि बनती है ये। तो इसमें ये रेडियस आर है, तो ये भी तो रेडियस आर है। यहां से यहां अगर मैं लंब डालूंगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट टी कह देता हूं। तो ओ से टी को मिला रहे हैं, तो एटी तथा बीटी बराबर है, एटी और बीटी आपस में बराबर है। और जो ओटी है वो ए बी पर लंब है, तो जो ओटी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? ए बी पे। ओटी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ओपी है वो तो बीसी के मध्य बिंदु पर लंब है,
OQ है वो AC के मध्य बिंदु पर लंब है, और जो OT है वो AB के मध्य बिंदु पर लंब है। एक जीवा है BC, एक जीवा है AC और एक जीवा है AB, और ये इस वृत्त के केंद्र से डाले गए लंब हो जाएंगे। समझ गए क्या अच्छी तरह से? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वृत्त को मत देखो, आप ट्राइंगल ABC को देखो। आप जैसे ये तीनों जीवाएं आपस में एक दूसरे को बंद आकृति बना रही हैं तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल ABC है, इसकी एक भुजा AB है, एक भुजा BC है और एक भुजा AC हो जाएगी। ट्राइंगल ABC है, इसकी एक भुजा AB है, एक भुजा BC और एक भुजा क्या हो जाएगी? AC। अब यहां से ये BC के ऊपर OP है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो BC भुजा है, OP इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, मध्य बिंदु पर लंब है। ऐसे ही OQ है, वो AC के मध्य बिंदु पर लंब है, और ऐसे ही OT है, वो AB के मिड पॉइंट पर लंब है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी त्रिभुज में उसके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक होते हैं, उनको अगर आगे बढ़ा दिया जाए अंदर की तरफ, तो तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, और जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो उस त्रिभुज के परिवर्त का केंद्र होता है। जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो उस त्रिभुज के परिवर्त का केंद्र होता है। ठीक है। इस वृत्त के लिए AB, BC और AC कोड यानी जीवाओं का काम करेंगे, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए जो सर्किल है ये इसके परिवर्त का काम करेगा, जो इसके चारों शीर्षों से होते हुए गुजरता है। अंतःवर्त जो होता है वो अंदर से गुजरता है। अंतःवर्त है वो अंदर से गुजरता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। परिवर्त जो होता है वो त्रिभुज के बाहर से गुजरता है और तीनों शीर्षों से होते हुए गुजरता है। ठीक है। अंतःवर्त के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अंतःवर्त का जो अंदर से गुजरता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। अंतःवर्त का जो केंद्र होता है वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये रेडियस R होती है, ये रेडियस R होती है, ये रेडियस R होती है। लेकिन परिवर्त का जो केंद्र होता है वो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये परित्रिज्या R है, ये परित्रिज्या R है, और ये भी परित्रिज्या क्या हो जाएगी? R, क्योंकि ये इसका परिवर्त बन जाएगा। तो ये भी R है, ये भी R है, और ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या इस बात को समझ गए हो? अब मैं इसको ट्राइंगल में वापस ले जाता हूं आपको। ये मेरे पास में ट्राइंगल है ABC, ऐसे ABC कोई ट्राइंगल है, A के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B और C के सामने की साइड C। ये AB का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये AC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये AB का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसी ट्राइंगल के दो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसी बिंदु से गुजरेगा। दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे ये BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, और ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको मैं पॉइंट D कह सकता हूं, इसको पॉइंट E कह सकता हूं, इसको पॉइंट F कह सकता हूं। अब ये तो D पर, ये E पर और ये F पर। तो BC पर जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AC पर जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहां मिल रहे हैं, तो AB का जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट पर आके मिलेगा, और इस पॉइंट को हम S नाम दे देते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी सर्किल में उसकी जीवाओं को अगर केंद्र से मिलाते हैं लंब डालते हुए, तो उसके मिड पॉइंट पर मिलती हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके मिड पॉइंट को अगर मिलाने वाली तीनों सरल रेखाएं एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, तो वह उसके परिवर्त का केंद्र होता है, और इसको इसका परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहा जाता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जितना BD होगा उतना ही DC हो जाएगा, और ये जो SD है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? BC पे। ऐसे ही जितना AE है उतना ही CE होगा, और जो SE है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? AC पे हो जाएगा। और जितना AF है उतना ही BF हो जाएगा, और SF है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? AB पे।
एस एफ है वो ए बी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एस एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे। और ये तीनों आके मिलते कहां पर हैं, एस पर मिलते हैं। और ये जो एस होता है इसको इसका परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये आर है, ये आर है, ये आर है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ए एस बराबर बी एस बराबर सी एस, और ये इसकी रेडियस आर के बराबर हो जाएगा। ए एस बराबर बी एस बराबर सी एस बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। परिवर्त तो पॉसिबल है, अंतःवर्त की बात करो, परिवर्त तो पॉसिबल है। परिवर्त हर उस चतुर्भुज के लिए पॉसिबल है जो चक्रीय है, साइक्लिक है, जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बन जाता है, जहां उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज दे रखा है, ऐसे मान लो कोई भी चतुर्भुज दे दिया आप, इसका और इसका योग 180 डिग्री बन जाए तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री बन जाएगा। इसके परिवर्त पॉसिबल है, इसके परिवर्त है वो पॉसिबल है। कंडीशन एक ही है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बनना चाहिए, और आयत में ऐसा होता है। तो जहां जहां भी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बनता है उसके परिवर्त पॉसिबल है। आपको सर पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। आप बोलो सर रोम्बस समचतुर्भुज के पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ठीक है। काइट होता है, पतंग होता है, पतंग में भी तभी पॉसिबल है जब उसके एंगल्स आपस में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बन रहा हो तब, अदरवाइज काइट या पतंग में भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। और यहां से इसके होते हुए ऐसे परिवर्त गुजार सकते हैं। कंक्लूजन क्या है सरकम सेंटर का या परिकेंद्र का, कंक्लूजन क्या है। पहली बात ध्यान रखना, तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दूसरा पॉइंट, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तीसरा पॉइंट, परिवर्त का केंद्र होता है। और इसको हम परिकेंद्र कहते हैं। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर प्रत्येक दूरी परित्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होती है। परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस। इनके बराबर होती है। तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, परिवर्त का केंद्र होता है, परिकेंद्र कहलाता है, तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है।
चले आगे, आगे की बात करते हैं। ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसके ऊपर कोई जीवा है, मान लो बीसी जीवा है, ये बीसी जीवा है, यहां से यहां मिला दिया, और ये पॉइंट है ए, और ये इसका केंद्र ओ है। ठीक है, अगर ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये रेडियस बराबर होते हैं, अगर यहां इस पे मिलाऊंगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, लेकिन अभी मैं वृत्त के हिसाब से समझा रहा हूं, तो इसकी जीवा बीसी है। यहां से यहां अगर मैं मिलाऊं इसको, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो समान भुजाओं के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा बी माइनस थीटा हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये सी माइनस अल्फा हो जाएगा, और इस एंगल को मैं एक बार क्या नाम दूं, डेल्टा नाम दे दूं, तो बी माइनस थीटा प्लस सी माइनस अल्फा प्लस एंगल डेल्टा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। बी माइनस थीटा सी माइनस अल्फा प्लस एंगल डेल्टा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। बी माइनस थीटा और सी माइनस अल्फा आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये एंगल बराबर होते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि बी माइनस थीटा और सी माइनस अल्फा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बी प्लस सी है वो 180 माइनस ए हो जाएगा। एंगल बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो बी प्लस सी की जगह 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, और अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए बी माइनस थीटा और सी माइनस अल्फा, बी माइनस थीटा और सी माइनस अल्फा है, ये आपस में बराबर हुए थे, तो बी माइनस थीटा और सी माइनस अल्फा प्लस डेल्टा बी और सी का योग कितना होता है, 180 माइनस ए के बराबर होता है, और यहां से आ जाएगा माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। 180 से 180 को काट देते हैं, और ये जो एंगल आएगा इसको हमने डेल्टा माना है, तो ये आ जाएगा एंगल डेल्टा बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा हो जाएगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल और इस एंगल की तीनों के योग के बराबर होगा। अगर मैं यहां से यहां पर भी मिला दूं तो ये भी तो रेडियस आर है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। थीटा प्लस अल्फा है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा जो है वो 2 एंगल ए के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण उसके वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसकी परिधि के कोण का डबल होता है। वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसकी परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है।
मैं थोड़ा सा और इजी वे में समझा देता हूं इसको, थोड़ा सा और इजी वे में समझा देता हूं। समझाऊं? ऐसे समझ लो, जैसे ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी बीसी जीवा है, पॉइंट ए को ले लिया, एक जीवा ए बी हो जाएगी, एक जीवा ए सी हो जाएगी। ये इसका केंद्र है, मैंने यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, और यहां से यहां मिला दिया। क्लियर है? इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये रेडियस आर है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस आर, आर के इस आर के सामने थीटा, तो इस आर के सामने थीटा, ये पॉइंट ओ हो जाएगा। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस एंगल को अगर मैं अल्फा कहूं तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण आएगा वो बी माइनस थीटा आ जाएगा, और ये बी माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा बी माइनस थीटा, और ये आ जाएगा बी माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा, सी माइनस अल्फा। ये आ जाएगा सी माइनस अल्फा, सी माइनस अल्फा हो जाएगा। या ऐसे भी समझ लो, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर मैं इस एंगल को जोड़ दूं तो पूरा 360 डिग्री बनना चाहिए। अब इस एंगल को मैं बोल देता हूं एंगल बीओसी, बोल देता हूं एक बार के लिए, एंगल बीओसी। तो एंगल बीओसी प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। एक पॉइंट पर जितने भी चारों तरफ कोण बन सकते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। 180 180 360 से 360 कट जाएगा, और एंगल बीओसी जो है वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। एंगल बीओसी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा है, ये एंगल ए बनता है, तो एंगल बीओसी है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। परिधि पर बना हुआ कोण है उसका डबल होता है केंद्र पर बना हुआ कोण। किसी भी ट्राइंगल में उसके केंद्र पर बना हुआ कोण उसके परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है, दुगुना होता है। अब चाहे ये यहां बनो, चाहे बी और सी के द्वारा यहां बनो, चाहे बी और सी के द्वारा यहां बनो, ये है तो भी ये डबल है, ये है तो भी ये क्या है, डबल। क्लियर है? ठीक। अब इसको ट्राइंगल में लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये इसका सरकम सेंटर एस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको ये एंगल ज्ञात करना, एंगल बी एस सी ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा। आपको ए एस सी ज्ञात करना हो, ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा। और आपको ये एंगल ज्ञात करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो जाएगा। बीओसी ज्ञात करना हो, ये एंगल बीओसी है, बी एस सी,
ये एंगल ASC है और ये जो एंगल बनेगा वो ASB हो जाएगा। यहां पर बना हुआ कोण A का डबल, यहां पर बना हुआ कोण B का डबल, यहां पर बना हुआ कोण सामने वाले शीर्ष से C का डबल। अंतःवर्त का केंद्र का जो कोण ज्ञात किया था आपने 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा जोड़ा था। यहां पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो जस्ट डबल कर देंगे। जस्ट डबल करना है, न किसी में जोड़ना है न किसी में से घटाना है, जस्ट डबल करना है। अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, 70 है तो 140 हो जाएगा और 65 है तो 130 हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहला काम तो करना है ये। कर लेंगे। आगे देखो कुछ और चीजें सीखते हैं। कल हमने एक क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा बराबर SR या डेल्टा बराबर S-A इंटू RA, डेल्टा बराबर S-B इंटू RB और डेल्टा बराबर S-C इंटू RC। RA का मतलब A के तरफ वाली एक्स रेडियस, RB का मतलब B के साइड वाली एक्स रेडियस, RC का मतलब C के साइड वाली एक्स रेडियस। ये एक्स रेडियस के आधार पर था, ये इन रेडियस के आधार पर था। S बराबर होता है, आप डेल्टा बराबर ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू R हो जाएगा। यानी तीनों भुजाओं का योग आपके पास में दिया गया हो, या डेल्टा बराबर हाफ ऑफ P इंटू R हो जाएगा। हाफ ऑफ P इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC और ये इसका परिकेंद्र है S। ये इसकी रेडियस R है, ये रेडियस R है और ये रेडियस भी R है। ये R और ये R दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर यहां से लंब डालूं तो ये मिड पॉइंट पर लंब आएगा। अगर ये A है तो ये A का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये शीर्ष B है तो भुजा B हो जाएगा, शीर्ष C है तो भुजा C। तो ये मिड पॉइंट पर लंब आएगा 90 डिग्री का। क्योंकि ये समद्वि भाजक है इसका, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये A/2 हो जाएगा। इस पॉइंट को D मान लेते हैं। DC की लंबाई हो जाएगी A/2 हो जाएगी। D जो है, HD जो है या D है वो BC का मिड पॉइंट है, HD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंब है। ठीक बात है? देखो अगर मैं ये कहूं कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल A है, तो ये पूरा एंगल 2A हो जाएगा। परिकेंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है वो इस कोण का डबल होता है, तो इस पूरे एंगल को एंगल BSC बराबर 2A हो जाएगा। और ये इस पे लंब है तो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो इसका आधा करेंगे तो ये एंगल A के बराबर हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो एंगल A के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा।
इसको मैं थीटा के रूप में यूज कर रहा हूं। इसके सामने वाली भुजा तो हो जाएगी लंब, और ये भुजा हो जाएगी कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। तो लंब की लंबाई है a/2, कर्ण की लंबाई है r, और बराबर हो जाएगा साइन a के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मुझे साइन a ज्ञात करना हो तो साइन a बराबर a/2r हो जाएगा। कभी भी किसी वृत्त में या किसी भी त्रिभुज में आपको उसका एंगल a ज्ञात करना हो, उसकी परित्रिज्या दी गई हो और उसके सामने वाली भुजा दी गई हो, साइन a बराबर a/2r होगा। ऐसे ही मुझे साइन b ज्ञात करना हो तो साइन b बराबर b/2r हो जाएगा। ऐसे ही मुझे साइन c ज्ञात करना हो तो साइन c बराबर भुजा c/2r हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। और अगर मैं तीनों का रेशो लेना चाहूं तो ये आ जाएगा साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c बराबर a/2r अनुपात b/2r अनुपात c/2r आ जाएगा। ठीक, 2r से 2r कट जाएंगे, साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c बराबर भुजा a अनुपात भुजा b अनुपात भुजा c। रेशो ले रहा हूं, वैल्यू नहीं ले रहा हूं। वैल्यू तो साइन a की तो होती है a/2r, साइन b की होती है b/2r, और साइन c की होती है c/2r। c क्या है? एंगल c के सामने वाली भुजा। r क्या है? उसके परिवर्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस। क्लियर है? मैं थोड़ा सा आगे और समझाता हूं आपको। ये ट्राइंगल है, ABC इसके शीर्ष हैं, A के सामने की साइड A, B के सामने की B और C के सामने की साइड C। A इसका परिकेंद्र है, S है, ये इसका परिकेंद्र है S। ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, और ये रेडियस भी R हो जाएगी। तीनों रेडियस, तीनों त्रिज्याएं आपस में क्या है? बराबर। तीनों त्रिज्याएं बराबर हैं। अभी अभी हमने सीखा था कि साइन A बराबर a/2r होता है, साइन A बराबर a/2r होता है। ऐसे ही साइन B बराबर b/2r होता है, और ऐसे ही साइन C बराबर c/2r होता है। एक बात हमें पहले से ध्यान है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 गुणा BC इंटू साइन A हो जाएगा। किसी भी एक को ले लो, या ऐसे भी कह सकते हैं ट्राइंगल का एरिया बराबर 1/2 गुणा AB इंटू साइन C हो जाएगा, या एरिया बराबर 1/2 AC इंटू साइन B हो जाएगा। किन्हीं भी दो भुजाओं को गुणा करते हो तो उनको मिलाने वाला एंगल है वो साइन के साथ में यूज हो, साइन के रूप में यूज होगा। तो ये इसका एरिया होता है। अब इसमें से किसी में भी, इसमें रखो साइन A रख देना, इसमें रखो साइन C रख देना, इसमें रखो साइन B रख देना, किसी में भी। जैसे मैं साइन A की जगह साइन A का मान रखता हूं तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 1/2 BC, तो ये हो जाएगा, और साइन A की जगह आ जाएगा a/2r, a/2r आ जाएगा, और डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/4, या ABC तो ऊपर हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 4r हो जाएगा। इसमें रखोगे साइन C का मान, ये c/2r, तो भी ABC/4r। इसमें रखोगे साइन B का मान, तो भी ABC/4r आ जाएगा।
किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं ए बी सी का गुणनफल बट्टे 4 गुणा परिवर्त की त्रिज्या, ये उसका एरिया हो जाएगा। एरिया बराबर ए बी सी अपॉन 4R हो जाएगा। एरिया बराबर ए बी सी अपॉन 4R हो जाएगा। ठीक बात है। अंतः त्रिज्या के आधार पर एरिया क्या आया था? 1/2 गुणा पी इंटू आर आया था, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर आया था। इन दोनों को बराबर किया जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू आर बराबर ए बी सी अपॉन 4R हो जाएगा। ए बी सी अपॉन 4R हो जाएगा। इसको इससे 2 बार काट देते हैं और ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी है, ये 2R के बराबर हो जाएगा। दो गुणा दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल 2R के बराबर हो जाएगा। ये अंतः त्रिज्या के आधार पर क्षेत्रफल था, ये परित्रिज्या के आधार पर क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सेम ही, तो त्रिभुज है तो वो तो सेम ही रहेगा। दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू आर बराबर ए बी सी अपॉन 4R हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2RR आ जाएगा। ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2RR। याद है ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी है, ये बराबर 2RR आ जाएगा। 2 गुणा दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। देखो कुछ भी नहीं दिया गया हो, ऐसे भी पूछ ले किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल x है और तीनों भुजाओं का योग y है, तो x बट्टे y क्या होगा? x बट्टे y क्या होगा? दे दिया कुछ भी। 2RR 1/2 RR, RR का क्यूब रूट, ठीक है ना? कैसे भी दे देंगे 2R² इंटू स्मॉल r, कैसे भी दे देंगे। पूछा जाए तरीका ये रहेगा, एरिया को बराबर करते हुए लेना। यानी जब आप बेसिक एक बार पढ़ते हैं तो उसके बाद में कैसे भी सवाल बन सकते हैं। अब आज तक बना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कभी बनेगा नहीं, कभी भी बन सकता है। कभी भी किसी के दिमाग में कैलकुलेशन चढ़ गई तो वो उठा के उस पर सवाल बना देंगे। वैल्यू पुट करनी है, एबीसी का मान देना है तीनों का, या ऐसे दे दिया एबीसी का अलग अलग मान भी देने की जरूरत नहीं है, सीधा गुणनफल दे दिया और सीधा योग दे दिया। आपको दे दिया गुणनफल इतना है तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग इतना है, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? यानी आपको फिर 2 का इधर भाग देना होगा, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। परिकेंद्र के अलावा परिकेंद्र में और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? देखो परिकेंद्र में और तो डायरेक्ट सवाल मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, कंसेप्ट दिमाग में आ नहीं रहा है। अगर आएगा, हो सकता है एक दूसरे के साथ में, जैसे मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो अलग कंसेप्ट लग जाएगा, वहां पर समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो भी कंसेप्ट लग जाएगा, क्योंकि वहां पर समकोण त्रिभुज में स्पेशल कंडीशन बनती है, समबाहु त्रिभुज में भी स्पेशल कंडीशन बनती है। लेकिन जनरली कोई कंसेप्ट अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं।
आगे होता है ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र है किसी भी त्रिभुज में किसी एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो उसका शीर्ष लंब होता है, एल्टीट्यूड होता है। ये कोई ट्राइंगल है, सामने वाली भुजा के कहां जाके मिलता है मैटर नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर लंब होना चाहिए। ये कोण यहाँ 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब डी बी सी का मिड पॉइंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। इतना है कि यहाँ पर ये जो बना हुआ एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका लंब केंद्र है या इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये इसका लंब केंद्र या एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो कभी भी किसी ट्राइंगल में आप उसके किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हो वो उसका शीर्ष लंब हो जाता है। अगर किसी ट्राइंगल में जिस भुजा पर शीर्ष लंब डाल रहे हो उस भुजा को मैं आधार मानूं, जैसे ए के सामने की भुजा ए है, इसको आधार माना जाए, इसको आधार माना जाए तो ये जो एडी है ये ऊंचाई का काम करती है। किसी भी ट्राइंगल में उसका जो एल्टीट्यूड या जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया लंब होता है, सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया लंब होता है। तो जिस भुजा पे वो लंब डाला गया उसको मैं आधार मानूं तो वो जो शीर्ष लंब होता है वो ऊंचाई का काम करता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए देखूं तो इसका जो बेस है, अगर मैं बीसी को बेस मानता हूं तो एडी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इस एडी ऊंचाई है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा बीसी इंटू क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। 1/2 गुणा बीसी इंटू क्या हो जाएगा, एडी। बीसी इंटू एडी हो जाएगा। ये इसका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से आ रहा है। हीरोज फॉर्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करना आ गया आपके सामने। आपके सामने तीनों भुजाओं का योग दे रखा है तो एस इंटू इन रेडियस के आधार पर आ गया। आपको एक्स रेडियस दी गई है तो एस माइनस ए इंटू आर ए के आधार पर, एस माइनस बी इंटू आर बी के आधार पर, एस माइनस सी इंटू आर सी के आधार पर आ गया। तीनों भुजाओं का गुणनफल करते हुए 4r का भाग देके भी एरिया ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक तरीका ये था 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, वो तरीका था। एक तरीका ये आ गया है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये तो बेसिक तरीका होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला यही पढ़ते हैं तो ये हो जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 गुणा आधार गुणा हो जाएगा कितना, ऊंचाई। ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है। तो अगर मैं बीसी भुजा को आधार मान रहा हूं तो एडी इसकी ऊंचाई का काम करेगी। बीसी भुजा को आधार मान रहे हैं तो एडी इसकी ऊंचाई का काम करेगी। सही बात है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो इसकी 3 ऊंचाइयां भी होती होंगी। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो उसकी 3 ऊंचाइयां भी होती होंगी। तभी तो हम कह सकते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई आएगा, क्योंकि ये तो मैंने ए भुजा के लिए ऊंचाई को लिया है एडी को। ऐसे ही जैसे मुझे ये बी के सामने की भुजा बी है, यहां से यहां लंब डालूं और ये 90 डिग्री का कोण बने और इस पॉइंट को ई कह दूं, तो मैं जो एसी भुजा को आधार मानूंगा तो बीई ऊंचाई का काम करेगी, करेगी ना। तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2 गुणा एसी गुणा बीई है, ये इसका एरिया हो जाएगा। और ऐसे ही ये 2 एल्टीट्यूड या 2 शीर्षलंब इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली तीसरा शीर्षलंब भी इसी बिंदु से गुजरेगा। तीसरा शीर्षलंब इसी बिंदु से गुजरेगा और ये एंगल यहां पर बनेगा 90 डिग्री का, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इसको हम यहां कहेंगे, इसको हम ओ बोल देंगे, जिस पॉइंट पर तीनों आपके ये एल्टीट्यूड आपस में मिल रहे हैं या शीर्षलंब आपस में मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर ए बी भुजा को आधार मानूंगा, सी के सामने की भुजा इसको मैं सी नाम दे देता हूं, ए बी भुजा को आधार मानूंगा तो सी एफ इसकी ऊंचाई का काम करेगा। तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा ए बी इंटू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। 1/2 गुणा ए बी गुणा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं
तो 3 ही उसकी ऊंचाइयां होती हैं, 3 ही उसके सिस्लम होते हैं। 3 भुजा अलग अलग हैं तो 3 सिस्लम या 3 ऊंचाइयां भी अलग अलग होंगी। ठीक है। ऊंचाई कौन सी मानी जाएगी डिपेंड करता है कि आधार कौन सी भुजा को मान रहे हो, कौन सी भुजा को आधार मान रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऊंचाई क्या होगी। तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर मैं ये कहूं ये भुजा ए है, AD को H1 मान लूं, BE को H2 मान लूं और CF है इसको H3 मान लूं, तो इसके आधार पर मेरा इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा AH1 आ जाएगा। वैसे एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा BH2 भी हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1/2 CH3 आ जाएगा। ए भुजा को आधार मानता हूं तो ऊंचाई H1 हो जाएगी तो 1/2 AH1 हो जाएगा। बी भुजा को आधार मानता हूं तो ऊंचाई B हो जाएगी, ऊंचाई H2 हो जाएगी तो 1/2 BH2 आ जाएगा। सी भुजा को आधार मानता हूं तो ऊंचाई H3 हो जाएगी, 1/2 CH3 आ जाएगी। तीनों ऊंचाइयां आपस में, तीनों एरिया क्षेत्रफल आपस में बराबर होने चाहिए, तो आप 1/2 तो आपस में कट जाएगा और यह आ जाएगा AH1 बराबर BH2 बराबर हो जाता है CH3। AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 हो जाता है। किसी भी ट्राइंगल में जो 3 भुजा होती हैं और उनकी 3 ऊंचाइयां होती हैं, एक भुजा का अपनी ऊंचाई के साथ में गुणनफल, दूसरी भुजा का अपनी संगत ऊंचाई के साथ में गुणनफल और तीसरी भुजा का अपनी संगत ऊंचाई के साथ में गुणनफल, तीनों के आपस में बराबर होते हैं। और एक बात आपने हमेशा से पढ़ी है, अगर AX बराबर BY बराबर CZ है तो ABC का रेशो लेना है तो 1/X अनुपात 1/Y अनुपात 1/Z हो जाएगा। और इस अनुपात को सही करते हो तो XYZ से इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा YZ, ये आ जाएगा XZ और ये हो जाएगा XY हो जाएगा, ये हो जाएगा XY। तो मैं यहां कह सकता हूं कि तीनों ऊंचाइयों का जो अनुपात है H1 अनुपात H2 अनुपात H3 है, यह आ जाएगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। ए कौन सी भुजा है H1 जिस पे ऊंचाई है, बी कौन सी भुजा है जिस पे ऊंचाई H2 है, सी कौन सी भुजा है जिस पे ऊंचाई H3 है। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बराबर BC अनुपात AC अनुपात AP, इस रूप में भी लिख सकता हूं। आप समझ रहे हैं? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं एक सेंटेंस में ऐसे कह सकता हूं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं और उन तीनों भुजाओं पर उनकी 3 संगत शीर्षलंब जो होते हैं, तो संगत शीर्षलंब हैं वो भुजाओं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं, प्रतिलोमानुपाती होते हैं। H1 अनुपात H2 अनुपात H3 है, ये उनकी जो भुजाएं ABC हैं 1/A 1/B और 1/C के समानुपाती होते हैं। सीधे समानुपाती होते तो ABC के सीधे समानुपाती हो जाते, यहां पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/ क्या हो जाएगा C हो जाएगा, 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो जाएगा। याद रखना है। अब 1/A 1/B 1/C को आगे सोल्व करके लिखेंगे तो पहले के लिए A को छोड़ दो BC कर दो, दूसरे के लिए B को छोड़ दो AC कर दो, तीसरे के लिए C को छोड़ दो AB कर दो। क्या यहां तक का पूरा खेल समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, देखिए आगे समझते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है। इसका मतलब आपके एक चीज समझ में आ गई कि बड़ी भुजा का शीर्षलंब छोटा और छोटी भुजा का शीर्षलंब बड़ा होता है। अगर ये कहा जाए कि कोई 2 त्रिभुज हैं,
उनकी भुजाओं के अनुपात 3:4 हैं, तो उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात क्या हो जाएंगे? एक त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात 3:4 हैं, तो उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात क्या हो जाएंगे? आपका अनुपात हो जाएगा 4:3 हो जाएंगे। आपसे कहा जाए तीनों भुजाएं हैं वो 4:5:6 है, तीन भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, तो इनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/6। 6 का 5 गुणा 30 हो जाएगा, 4 का 6 गुणा 24 हो जाएगा, और 5 का 4 गुणा 20 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 15:12 क्या आ जाएगा? 10। ये इनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात आ जाएगा। एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब है, उनका अनुपात आ जाएगा। तो कभी भी आपको भुजाएं देख के शीर्ष लंब का या शीर्ष लंब देख के भुजाओं का रेशो वगैरह कैसे भी पूछा जा सकता है। क्या आप समझ पा रहे हो? पक्की बात है? पक्का? ठीक। अब एक और बात बताता हूं आपको प्यारी सी, ध्यान से समझना। किसी एक पॉइंट से एक ट्राइंगल में एक ही शीर्ष लंब या एक ही एल्टीट्यूड बनाया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। किसी भी ट्राइंगल में एक शीर्ष से एक ही एल्टीट्यूड या एक ही शीर्ष लंब एक पॉइंट से एक लाइन पर त्रिभुज छोड़ो है, ऐसे समझो। किसी सरल रेखा पर एक बिंदु से एक ही लंब डाला जा सकता है या एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। जैसे ये सरल रेखा है और यहां कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक ही सरल रेखा ऐसी होगी जो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपका तो इधर थोड़ा सा छोटा नहीं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो किसी पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक ही शीर्ष परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, एक ही एल्टीट्यूड डाला जा सकता है। अगर मैं इसको इस बात के ऊपर इस यहां पर लागू करूं, तो मैं यहां ए से अगर बीसी के ऊपर लंब डालूंगा तो वो एक ही जगह आएगा, चाहे कहीं भी आ जाओ, लेकिन परपेंडिकुलर एक ही डाला जाएगा। अब अगर मैं एक से ज्यादा ट्राइंगल यहां बना लेता हूं, एक से ज्यादा ट्राइंगल यहां बना लेता हूं, जैसे सी है, इसको डी बोल दिया मैंने, इसको ई बोल दिया, और यहां से अगर मैं लंब डालता हूं, सपोज कीजिए वो लंब आता है यहां पर और ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, इस पॉइंट को पी कर देते हैं, एपी इसका एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब हो जाएगा। तो ये जो एपी होता है ना, अगर मैं बीसी भुजा के ऊपर ही आधार ले रहा हूं, तो ये सारे ट्राइंगल्स के लिए ऊंचाई का काम करेगा। जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं सबके लिए ऊंचाई का काम करेगा। एबीसी की ऊंचाई, अगर बीसी भुजा आधार है तो एबीसी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एपी। अगर बीडी भुजा आधार है तो एबीडी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एपी। अगर डीई भुजा आधार है तो एडीई की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एपी। एईसी की आधार सीई है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? एपी। कोई भी ट्राइंगल ले ले, एबीई है, इसका आधार बीई है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? एपी। जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं उन सारे ट्राइंगल्स के लिए ऊंचाई का काम एपी ही करेगा, एपी ही करेगा। ऐसे 50 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, ये बना दिया, 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 ऐसे जितने भी ट्राइंगल्स बना दिए, एक ही लाइन पर बने हुए हैं सारे, शीर्ष बिंदु सबका एक ही है, सबकी ऊंचाइयां बराबर होंगी अगर मैं इन लंबाइयों को इनके आधार मानूंगा। तो अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते टाइम ऊंचाई बराबर आ जाए तो ऊंचाई सबकी बराबर हो जाएगी। इसको आधार यानी बेस B1 मान लूंगा, इसको आधार यानी बेस B2 मान लूंगा, इसको आधार यानी बेस B3 मान लूंगा। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 मान लूंगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 B1 इंटू एच हो जाएगा, इसका 1/2 B2 इंटू एच हो जाएगा, इसका 1/2 B3 इंटू एच हो जाएगा। रेशो लेंगे, 1/2 से 1/2 कटेगा, एच से एच कटेगा, तो इनके जो क्षेत्रफल है वो आधार की लंबाइयों के समानुपाती ही होते हैं। जितनी ये लंबाइयां हैं उसी के अनुपात में इनके क्या आ जाएंगे? क्षेत्रफल आ जाएंगे। ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मान लीजिए ये छोटे छोटे 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है,
ये लंबाई C है, ये लंबाई D है, ये लंबाई E है और ये लंबाई F है। तो इन 6 ट्राइंगल्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 to 6 इज प्रोपोर्शनल टू A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात क्या हो जाएगा, F। स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा लंबाइयों के समानुपाती होगा, सीधा का सीधा लंबाइयों के समानुपाती होगा। एक तो कंसेप्ट समझना है, ये जब ऊंचाई एक ही पॉइंट पर, शीर्ष बिंदु एक है तो सबकी ऊंचाइयां बराबर होंगी अगर उसी आधार रेखा पर सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और यहां पर इनके आधार की लंबाई जितनी होगी जिस रेशो में, उसी रेशो में इनके एरिया आएंगे, क्षेत्रफल आएंगे। एक बात तो ऐसे समझनी है, समझ गए हो गया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरी बात, ये एक ट्राइंगल है और सपोज कीजिए ये कोई एक लाइन आ रही है, ए है, बी है, सी है। एक पॉइंट यहां लेता हूं, एक पॉइंट यहां लेता हूं, एक पॉइंट यहां लेता हूं। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल बीईसी है, एक ट्राइंगल बीएफसी है, एक ट्राइंगल बीजीसी है। देखना, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ईबीसी, ट्राइंगल एफबीसी और ट्राइंगल जीबीसी, ये ट्राइंगल्स हैं। सबका आधार एक ही सरल रेखा है, बीसी। ट्राइंगल एबीसी का आधार क्या है, बीसी। बीसी को आधार ले रहा हूं। एबीसी का आधार क्या है, बीसी। जीबीसी का आधार क्या है, बीसी। एफबीसी का आधार क्या है, बीसी। और ईबीसी का आधार क्या है, बीसी। ये इनके आधार है। तो आधार बराबर होते हैं तो क्षेत्रफल ऊंचाइयों के समानुपाती हो जाते हैं, क्षेत्रफल ऊंचाइयों के समानुपाती हो जाते हैं। अब आप कह दो सर, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं, आप कह दो सर क्या पता एडी ऊंचाई है, इस बात का क्या पता कि एडी ऊंचाई है, नहीं पता एडी ऊंचाई है। भाई मैंने कहा कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, अगर एडी ऊंचाई नहीं भी है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम रेशो ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है, इसमें पूरी ऊंचाई एडी आएगी और ये जो ई एट एडी आएगा, तो इस पूरे ट्राइंगल एबीसी की जो ऊंचाई होगी और ये जो छोटा ट्राइंगल एबीसी है इसकी ऊंचाई है, उसका रेशो एडी और एडी के ही रेशो में आएगा। अगर इनकी हम ऊंचाइयां लेंगे तो पूरा ट्राइंगल एबीसी है और छोटा ट्राइंगल बीईसी ले लिया। जैसे मैंने एक ही ट्राइंगल रखता हूं, इसमें से बीईसी रख लेता हूं, इसमें से बीईसी रख लेता हूं, ऐसे रख लेता हूं। तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल, आधार तो दोनों का बीसी है, अगर मैं पूरे ट्राइंगल की ऊंचाई और ये जो छोटा ट्राइंगल है बीईसी, इसकी ऊंचाई को अगर देखूं कि इनकी ऊंचाई किस रेशो में होगी, तो वो पूरे ट्राइंगल के लिए एडी का काम जो होगा, छोटे ट्राइंगल के लिए एडी का काम होगा ऊंचाई का। रेशो वो के वो आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्चुअल वैल्यू वो आएंगी, रेशो वो के वो आएंगे। बोलो सर ये कैसे समझ में आ सकता है, इसके लिए सिमिलरिटी से समझ में आएगा ये। जैसे हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए ये कोई सरल रेखा है और ये यहां पर डाला गया लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो अगर मैंने यहां पर इसको मिलाया है कि इस तरीके से इसको मिलाया है, इस तरीके से, अभी एक बार इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां से ये लंब हो जाएगा इसका, ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये इस ट्राइंगल की, जैसे इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं, इसको डी कहूं, इसको पॉइंट डी कहूं और इसको मैं मान लो एक बार जी कह दूं, तो यहां से इस पॉइंट को ई कह देता हूं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही मैं यहां से लंब डालूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर होते हैं तो वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। एक ही लाइन पर
दो परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है जीई और ये इसको एफ मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर क्या है एएफ। तो जीई और एएफ है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल हो जाएंगे तो जो एएफ डी ट्राइंगल है, ये जो एएफ डी ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ये ए है, ये एफ है, ये डी है, और यहाँ पर ये जी है, यहाँ पर ये जी है, तो और ये ई है। तो एएफ और जी आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। और इस एंगल बीटा को कह रहे हैं, तो एक ट्राइंगल तो बनेगा ए एफ डी जो जिसमें थीटा अल्फा बीटा होंगे, और एक ट्राइंगल बनेगा जीई डी जिसमें थीटा अल्फा बीटा होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो जो रेशो आपके यहां पर ए एफ तथा जीई का आ रहा है, जो रेशो ए एफ तथा जीई का आ रहा है, ए एफ क्या है बड़े ट्राइंगल की ऊंचाई, और जीई क्या है ये जो छोटा ट्राइंगल है बीजीई इसकी ऊंचाई, वही रेशो एडी और जीडी में आएगा, वही रेशो एडी और जीडी में। जैसे मैं ये कहूं कि ए एफ और ई ए, देखो ये ए एफ बड़े ट्राइंगल की भुजा है, ये जीई है, ये बीटा के सामने बड़े ट्राइंगल की भुजा ए एफ, बीटा के सामने छोटे ट्राइंगल की भुजा क्या है जीई। क्लियर है। अब यहां पर थीटा के सामने बड़े ट्राइंगल की भुजा क्या है एडी, और थीटा के सामने छोटे ट्राइंगल की भुजा क्या है जीडी। तो बीटा के सामने बड़े ट्राइंगल की भुजा एएफ और बीटा के सामने छोटे ट्राइंगल की भुजा जीई का जो रेशो है, तो एएफ और जीई इनकी ऊंचाइयां हैं। इस ट्राइंगल की ऊंचाई क्या है एएफ, इस ट्राइंगल की ऊंचाई क्या है जीई, ठीक है ना। तो इन ऊंचाइयों का जो अनुपात आएगा वो वही अनुपात होगा, थीटा के सामने बड़े ट्राइंगल की भुजा क्या हो जाएगी एडी, और थीटा के सामने छोटे ट्राइंगल की भुजा क्या हो जाएगी जीडी। तो जो एडी और जीडी का रेशो है वो एएफ और जीई के रेशो के बराबर होगा, और एएफ और जीई है ये इनकी क्या है ऊंचाइयां हैं। तो मैं ये सिंपल ये कह सकता हूं कि ये जो एडी हमने लिया था, इस पॉइंट को मैं जी ले लेता हूं एक बार, ये हमने एडी लिया था, तो जो एडी और जीडी का जो रेशो होता है वही त्रिभुज एबीसी और बीजीसी की ऊंचाइयों का अनुपात होता है, वही ऊंचाइयों का अनुपात होता है, और बेस लाइन है वो क्या होती है सेम। तो कभी भी किसी ट्राइंगल में उसी आधार को यूज करते हुए उसके अंदर किसी सीवियन बोलते हैं इसको, उसके अंदर किसी लाइन पर जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं उन सब के क्षेत्रफल उसके लंबाइयों के समानुपाती होंगे। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, इसका अनुपात लेना है ट्राइंगल बीजीसी के साथ, ट्राइंगल एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ट्राइंगल बीजीसी के क्षेत्रफल के साथ में लेना है। जो एबीसी है उसके लिए लंबाई तो हो जाएगी एडी, और बीजीसी के लिए हो जाएगा जीडी। तो ये एडी और जीडी के रेशो में आ जाएंगे। आपको कभी भी ऐसे कह दिया कि ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर और ये लंबाई है 2 सेंटीमीटर, एजी 5 सेंटीमीटर है, जीडी 2 सेंटीमीटर है, और अब आपसे पूछ लिया कि जो ट्राइंगल बन रहा है पूरा एबीसी ट्राइंगल और बीजीसी ट्राइंगल है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये 5 और 2 पूरा लेना है आपको, पूरा एडी लेना है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये 2 हो जाएगा 7 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक मजेदार चीज और होगी, ऊपर जो ये बच गया भाग जो है, ये वाला भाग जो बच गया है, ये वाला जो भाग बच गया है, इसका अगर आपको रेशो लेना हो कि इसका रेशो क्या हो जाएगा, तो पूरा 7 में से 2 ये हो गया, तो ऊपर बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन चीजों के ऊपर हम कल थोड़ा सा और आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। लंब केंद्र में कुछ चीजें अभी बाकी हैं, लंब केंद्र का एंगल ज्ञात करना भी सीखेंगे, उसके बाद में हम केंद्रक या सेंट्रोइड पढ़ेंगे कल, ठीक है ना कल।